हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कमेंट्स में कि पीएनएसटी का जो है प्रीवियस ईयर के फिज़िक्स के क्वेश्चन पेपर जो नेट्स पे अवेलेबल नहीं है व्यापम की वेबसाइट पे, तो वो अवेलेबल कराया जाए। तो मेनली उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, पेपर अवेलेबल करवाने के उद्देश्य से। क्योंकि फिज़िक्स में कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं पीएनएसटी की एग्ज़ाम में। इसमें बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पूरी फिजिक्स में फार्मूलाज चैप्टर वाइज फार्मूला एक पेपर पे लिख के उनको याद कर ले रहे हैं और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो फार्मूला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें, तो फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहला क्वेश्चन भी देखेंगे तो इसमें चुंबकीय तीव्रता यानी एच और चुंबकत्व का संबंध को पूछा गया है, रिलेशन क्या है। तो इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही पूछा गया है ऑप्शन में। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया परिनालिका जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो परिनालिका एक होती है, इसमें जो एक बैटरी होती है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल होते हैं, वायर्स जाते हैं दोनों तरफ से, और एक कोइल टाइप बनी होती वायर की। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब इसमें से करंट बहता है, धारा आई बहती है, तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अंदर भी उत्पन्न होता है और बाहर भी उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए पूछा गया। तो इसके लिए भी सीधा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसके दो फार्मूले होते हैं। अगर इसमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो उसका अलग होता है, और परिनालिका के बाहर पूछा है तो अलग होता है। ये परिनालिका की लंबाई होती है। इसमें जो फेरे दिए गए हैं, ये इनको एन नंबर जो आता है फॉर्मूला इसमें दिया गया है, ये एन, तो ये घेरों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन में रहेगा। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला 1 बनता है कि सोलेनोइड या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र को अपन बी से दिखाते हैं, तो बी, और म्यू जो होता है वो नियत होता है, मतलब मान रखा है या फिक्स रहता है। तो ये म्यू 0, धारा कितनी बह रही है आई, और कितने घेरे हैं परिनालिका में, ये जो घेरे हैं इनकी संख्या होती है, और नीचे दी जाती है लंबाई। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर पूछे कि परिनालिका के अंदर की साइड चुंबकीय क्षेत्र कितना है, आप क्वेश्चन में क्या लिखा, परिनालिका में यानी परिनालिका के अंदर का पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया। आउटसाइड का एक और बनता है फॉर्मूला, तो वो होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। ये एक और फॉर्मूला बनता है। दो फॉर्मूला है परिनालिका के अंदर का और बाहर का। तो यहाँ ऑप्शन में परिनालिका में लिखा है, अपन अंदर वाला बताएंगे। तो इसके हिसाब से फार्मूला लगता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन इस फार्मूला के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन परिनालिका के बाहर का दे रखा है, तो अपन इसको आंसर ये टिक कर देंगे क्योंकि इस फार्मूले से सही बैठ रहा है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में स्प्रिंग का बताया गया है। इसमें 3 स्प्रिंग दी हुई है। तो स्प्रिंग के अंदर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 3 कंडीशन दी गई है। तो स्प्रिंग की तीनों कंडीशन, जो स्प्रिंग इसमें पेंडुलम जैसे मूवमेंट कर रही है, जैसे घड़ी का पेंडुलम मूवमेंट करता है तो उस हिसाब से मूवमेंट कर रही है। तो इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन में गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी। इसमें स्प्रिंग को बिल्कुल दबाया हुआ है, इसमें स्प्रिंग को खींचा हुआ है, और इसमें नॉर्मल है, छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं करने हैं अपन। तो किस में ज़्यादा होगी। तो एक तो ये फॉर्मूला अपन देख सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से लग जाता है। और अगर नॉर्मल भी अपन सोचेंगे कि यार किस हिसाब से करेंगे, तो इसमें खींच के रखेंगे तो कम होगी, इसमें दबा के रखेंगे तो भी कम होगी। इसका आंसर मध्यम ही जाएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगें किस टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और इसमें जो है माध्यम का भी ध्यान रखा जाता है, वायु में है कहाँ, ये आपको थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो वो सब चीज़ें देखना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जी की विमाएँ क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जी की विमाएँ पूछी है तो किस फॉर्मूले में जी आता है। तो अपने को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक दिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूले में जी आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब अपन ने को इस फार्मूले को ये एम एल और टी के फॉर्म में लाना। एम का मतलब होता है द्रव्यमान मास,
एल का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, और टी का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। इन तीनों की फॉर्म में इसको लाना है। अब ये एम तो पहले ही से ही यानी एम ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान। आर मतलब दूरी है, दूरी यानी कि पहले ही दूरी किस में नापते हैं अपन, लंबाई लेंथ में नापते हैं ना। तो ये एल ये भी है। अब अपने को किस चीज को, एफ को सोल्व करना है, अपने को जी की बीमारी पता करनी है। तो जी को एक साइड रखेंगे, बाकी इन चीजों को एक साइड कर लेंगे। तो पहले अपन उस फॉर्मूले को अरेंज करते हैं। तो जी को इधर रखेंगे, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। ऐसा कैसे हुआ, तो इसमें ऐसा है कि अपन जी को अगर इधर रखना है तो सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी चीजें उधर भेजेंगे, तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये चीजें नीचे आ जाएगी। उल्टी एक्सचेंज होती है। अगर अपन बराबर के इस साइड अपन भेज रहे हैं तो चीजें ऊपर नीचे होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये हो गया। अब अपन इसको फार्मूले को सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ये हो गया, आर आ गया यानी एल हो गया, ये एम में आ रहा है, ये एम की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, चीजें ठीक है। अब एफ क्या चीज है, एफ को सोल्व करना पड़ेगा। एफ क्या होता है, बल होता है। ठीक है, अब पहले इसको निकाल लेते हैं अपन। तो बल का फार्मूला क्या होता है, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, एफ बराबर एम ए होता है। ये ले लेते हैं। अब ये चलो, इसमें भी एक तो क्या आ गया, एम की फॉर्म में आ गया है ना, ये दे रखा है इसमें एम की फॉर्म में आ गया। अब त्वरण बचा। अब त्वरण क्या चीज है यार, त्वरण के लिए त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है भैया, अब ये समय आ गया टी, आपने इसके हिसाब से समय भी आ गया। अब ये ऊपर वाला बचा है, अब इसको सोल्व, तो वेग होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यानी कि आर लिख लेते हैं अपन, इसको समझने में सही रहेगा। तो ये हो रहा है दूरी बटा समय अपन समय। तो त्वरण टोटल पूरा का अपन त्वरण देखेंगे तो आ रहा है आर अपन, ये टी भी नीचे ही है मतलब बटे में, तो टी स्क्वायर हो गया। तो त्वरण का फॉर्मूला हो गया ये। तो अब इसको यहाँ पे रख देते हैं ए का। तो एफ इज इक्वल टू हो रहा है एम और आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये एफ का बन गया। अब इसी एफ को अपन इस जगह रख देंगे। तो अब पूरा जी अपन बना देते हैं। तो जी इज इक्वल टू एफ का मान ये बन रहा है ना पूरा ये वाला, तो इसको एफ का मान रखेंगे तो एम आर अपॉन टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा था, ये बच रहा है आर और M1 M2 ये बच रहा है। इसको अपन फॉर्मूले में लिखते हैं। तो ये कैसा हो रहा है, तो ये हो रहा है आर स्क्वायर अपॉन M1 और M2। ये अपना फार्मूला तोड़ के बन गया है। अब अपन इसको इसमें एम एल और टी की फॉर्म में आ गया है ना, मास और दूरी को अपन लंबाई में लेंथ है तो ये इसमें आ गया, और ये समय की फॉर्म में आ गया। अब इसको अपन अरेंज कर लेते हैं। तो एम से एम तो काट देते हैं अपन, ये वाला एम से एम कट चुका है। अब क्या बच रहा है, आर 3 है, 2 ये और 1 ये होगा 3, नीचे कितना बचे टी स्क्वायर और M2। ठीक है, R3 ऊपर रहने देते हैं। T2 और M, ये M को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाते तो माइनस का हो जाता है, तो T को ऊपर ले जाएंगे तो 2 थे तो माइनस के 2 कर दो, और M 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी ये बन रहा है अपना आंसर। अब आप मिला लीजिए यहाँ से, ये देखिए M-1 T-2 और L3, ये L3 है। ठीक है ना, ये L3। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले को तोड़ना पड़ेगा, फार्मूला याद होना जरूरी है उसके लिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, तरंग गति में कौन सा गलत है, ये है। तो अनुप्रस्थ तरंगों का उत्पादन सभी माध्यम में नहीं किया जा सकता है, ये आंसर गलत है, बाकी के आंसर सही है। तो इस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का अब आया, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। सबसे पहले गतिज ऊर्जा के ही लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया। अब क्वेश्चन में लिखा है जब किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग 2 गुना हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन ये लिख ली अपने नॉर्मल। अब ये कह रहा है 2 गुना करना है भाई साहब, ठीक है 2 गुना कर देते हैं। तो ये इधर 2 गुना कर देते हैं। तो ये लिख दिया अपन ने गतिज ऊर्जा। तो ये लिख दिया हाफ, क्या क्या 2 गुना कर रहे हैं भाई साहब, द्रव्यमान 2 गुना कर रहे हैं तो अपन ने लिख दिया 2m, और वेग भी 2 गुना कर रहे हैं तो v का स्क्वायर है, अपन है ये 2v लिख दिया, पहले v था अब 2v लिख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया। इसको पूरा लिख दो, हाफ
इंटू ये 2m थे और ये 2m हो गया, और v 2 का भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर। अब हाफ इंटू 8mv स्क्वायर हो गया, गुणा कर लेंगे 2 का 4 से। तो इधर था हाफ mv स्क्वायर पहले की कंडीशन में, और जब भाई साहब ने कहा कि द्रव्यमान और वेग को 2 गुना कर दो, तो अब आ रहा है 8mv स्क्वायर बटा 2, यानी ये हाफ mv स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर कट गया, कितना बच रहा है 8, तो 8 गुना हो गया ना। ये हो गया सोल्व क्वेश्चन आपका। तो फार्मूला याद होगा, आप आराम से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग का, सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है, फार्मूला याद होगा, आंसर कर लेंगे। वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है, वो पूछा गया है। तो मान लीजिए ये रोड है और आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मोड़ है, ये वाला मोड़ है, तो मोड़ पे जो बाइक आपकी जा रही है वो इस साइड झुकती है। आपने जब भी देखा होगा जिस तरफ मोड़ होता है उस तरफ झुकती है, तो इस तरफ एक बल लगता है, उसको अभिकेंद्री, जो केंद्र की तरफ लगता है उसको अभिकेंद्री, और जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है उसको अपकेंद्री बल कहते हैं। तो वही चीज है, आप ये क्वेश्चन पढ़े रखेंगे तो आप सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन त्रुटि से रिलेटेड है, तो इसमें आकस्मिक दृष्टिकोण से देखने के बाद जो त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए अपन मतलब नॉर्मली कैजुअल देखना, किसी चीज से नाप रहे हैं, कोई यंत्र से नाप नहीं रहे हैं, या जीरो तो कहीं त्रुटि संभव ही नहीं है, तो ये तो नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट अपन किसी से नाप नहीं रहे, क्योंकि यहाँ लिखा है आकस्मिक दृष्टिकोण से, तो ग्रोस त्रुटि आती है, सकल मतलब नॉर्मल त्रुटि जो आती है वो वाला है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप करेंगे। अगला आता है त्रुटि का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला देख के लगाना पड़ेगा, जो भी आपको पढ़ेंगे तो आप वो कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके जो भी क्लास नोट्स या बुक्स है उसमें से देखेंगे तो समझ पाएंगे। अब आ रहा है एक समान वृत्ति गति का क्वेश्चन है। इसमें क्या वृत्ति गति के दौरान क्या नियत रहता है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है, 2 चीजें दी गई है। पहला लिखा है एक समान, एक समान लिखा है, और दूसरा लिखा है वृत्तीय गति। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस क्वेश्चन की। अब आपको देखना है क्वेश्चन क्या क्या है। वृत्ति गति हो रही है, ठीक है, ये वृत्ति गति करा दे रहे हैं हम, वृत्ति गति हो गई। वृत्ति गति के बाद अब एक समान क्या हो रहा है। एक समान मतलब बिल्कुल स्पीड फिक्स है, एक जैसी है, ना कम ज्यादा हो रही। स्पीड उसकी बांध दी, बाइक चल रही है तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, फिक्स है उसकी। तो ये हो गई एक समान वृत्ति गति। अब अपन को ऑप्शन देखना है, चाल, दिशा, त्वरण। और तो दिशा, सबसे पहले अपन दिशा को अगर देखेंगे तो हर पॉइंट पे दिशा बदल रही है वृत्ति गति में। जो ये पॉइंट देखेंगे अपन इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसकी दिशा ये है, इस पॉइंट पे अपन देख रहे हैं तो इसकी दिशा ये जा रही है, इस पॉइंट पे दिशा इसकी ये है, हर बिल्कुल मिली सेकंड पे इसकी दिशा बदल रही है। तो दिशा तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ रहा है वेग, त्वरण और चाल। तो इनका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल क्या होती है, चाल होता है दूरी बटा समय, ठीक है, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, और जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। अब दूरी जो है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, यानी चाल और वेग में अंतर क्या होता है, ये चीज आप समझ लेंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यह आपका घर है और यह आपका स्कूल है। आपको घर से स्कूल जाना है, आप ऐसे आड़े मेढ़े टेढ़े होके स्कूल पहुंच रहे हैं, तो जो दूरी आप, जो डिस्टेंस आपने कवर करी है, जो रास्ता आपने पकड़ा है, वो पूरी अगर नापेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन ठीक इसी प्रकार से अगर अपन हेलीकॉप्टर मंगवा लिया आपने, आप बहुत रईस है, आपने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया और आप बैठ के और सीधे ऐसे आ गए हैं, तो जो अभी दूरी हेलीकॉप्टर ने तय करी है उसको अपन कहते हैं विस्थापन। मिनिमम दूरी जो हवा में जो होता है उसको अपन कहते हैं विस्थापन, यानी मिनिमम वाला। तो ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में ये समय होता है। अब विस्थापन के अंदर
दिशा भी होती है, दूरी में कभी दिशा नहीं होती है। विस्थापन में हमेशा अगर आप ए से आ रहे हैं तो आपकी दिशा ये है, और अगर आप वापस जा रहे हैं घर तो उसकी दिशा ये है, लेकिन दूरी में कभी भी दिशा नहीं होती है। तो नियत कौन सी रहती है, यानी अब विस्थापन के अंदर दिशा आ रही है तो दिशा तो अपनी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो विस्थापन में दिशा आ रही है तो ये ऑप्शन भी आप कैंसिल कर लो। और वेग, इसमें वेग में जब विस्थापन आ रहा था विस्थापन में दिशा है, तो त्वरण में भी जाहिर सी बात दिशा है तो चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया ना। चाल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विस्थापन और दूरी को समझ लो, आपको सारे फार्मूले याद होना चाहिए। एक बात याद रख लो, जो चाल होती है उसमें कोई दिशा नहीं होती है, और जो वेग होता है उसमें दिशा भी होती है, इसीलिए उसको सदिश राशि अदिश राशि कहते हैं। आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है, वेग सदिश है या अदिश है। तो चाल आपका अदिश राशि है और वेग आपका सदिश राशि है। ठीक है, सदिश मतलब दिशा है इसमें, अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका भी फार्मूला होता है जो ये दे रखा है। तो इसमें R जो है वो नीचे आ रहा है, यानी यहाँ ऑप्शन में 1/R लिखा गया है, R, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के नियम से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम 0वां नियम पूछा है, तो कौन सी भौतिक राशि को समझने में मदद करता है, तो टेम्परेचर को थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध में बेसिकली होता है दो तरह के प्रतिरोध होते हैं, श्रेणी में प्रतिरोध होते हैं और समानांतर होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समानांतर, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। श्रेणी प्रतिरोध होता है, ये वायर जा रहा है। प्रतिरोध का पहली बात मतलब होता है कि बाधा, प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा। ये कोई सड़क जा रही है तो इसमें कितनी जगह ब्रेकर है, ये ब्रेकर का मतलब ही प्रतिरोध है। तो अपन इसमें बेसिकली वायर में जो बाधा है उसके बारे में बात करते हैं, उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो वायर जा रहा है ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में ये जुड़े हुए हैं। और समानांतर होता है तो उसमें क्या होता है, ये समानांतर जुड़े हुए हैं अगर ऐसा है। और ऐसे कितने भी जुड़े हुए हो सकते हैं, आगे या नीचे नीचे। तो इस हिसाब से उनके दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो उस हिसाब से आपको फॉर्मूले में ये जो 4 और 6 दे रखा है इसके मान रख के आपको सोल्व कर देना होता है। तो पहले बात तो आपको ये समझना है कि ये श्रेणी का प्रतिरोध है या समानांतर का है। आपके इस क्वेश्चन में तो सामने से लिखा ही है कि समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना। अगर ऐसा डायग्राम भी दे दे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं दोनों फार्मूले आपको बता देता हूँ। दोनों श्रेणी और समानांतर क्रम के प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला अपन ने लिख दिए। तो अब अपन जो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समानांतर रूप से जुड़े हुए का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो समानांतर में का फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। इसमें दे रखे हैं मान 4 और 6, तो अपन इसको समानांतर को सोल्व कर लेते हैं। तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, 1/RT लिख लेते हैं। ये पहला क्या है 1/4 कर देते हैं, और दूसरा नंबर दिया 6, तो ये 1/6 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, आगे आपको सोल्व करना आना चाहिए। अब ये 4 और 6 यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, बचपन में बहुत लिया होगा। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 3 बच गया, वापिस 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब ये 12 आ गया, अब हमें इस 4 का भाग देना है। 12 में कितने आ रहे हैं, 4 3, और वापिस से इस 6 का भाग देना है 2 में। यहाँ प्लस लगा देना है, ये वाला प्लस लगेगा यहाँ पे, प्लस 6 का तो 2 आ गया, कितना हो गए 5/12। अब इसको भी काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 आ गया। 1/RT अपन 1/RT इज इक्वल टू 1/2.4। आंसर ये आ गया ना, नीचे है तो आंसर क्या हो गया 2.4 हो गया। ऑप्शन में क्या है 2.4 है, टिक कर देंगे। अब इसके लिए श्रेणी क्रम का भी आप सीख लीजिए। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या दिया है, सीधे सीधे जोड़ देना है। अगर ऑप्शन में समानांतर की जगह श्रेणी क्रम आ जाता है और 4 और 6 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जोड़ देना। यहाँ 4 रखो, यहाँ 6 रखो, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपको ऑप्शन में ये 10 दिया भी है डाइवर्ट करने के लिए, तो आप बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं, पर आपको नहीं करना है। आपको पहले देखना है श्रेणी में समानांतर में, उस हिसाब से टिक करना है।
ठीक है। पूछी गई है तो विद्युत शक्ति की परिभाषित किया गया है, वही अपने को विद्युत शक्ति का फार्मूला अगर याद है तो उसका होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, E/T। अब इसी को इसने हिंदी में बोल दिया है प्रति इकाई समय। प्रति इकाई जहां बोले मतलब समय नीचे आ रहा है, समय नीचे दे रखा है तो ये प्रति पर ऊर्जा का विदीर्ण है ना, तो ये ऊपर ऊर्जा हो गई। तो फार्मूला याद, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन अगला पूछा गया है, स्प्रिंग को स्ट्रेचिंग यानी खींचने में जो और संपीड़ित करने में किया गया कार्य का उदाहरण किस प्रकार का होगा। अब एक स्प्रिंग को आप जब खींचेंगे या दबाएंगे तो जब इनिशियल स्टेज पे अगर आप उसको खींचेंगे तो कम जो कार्य करना पड़ेगा, कम जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर लास्ट खींच ही दिया उसके बाद और खींचना तो उसमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो वेरिएबल है यानी बदल रहा है, परिवर्तित बल है। तो परिवर्तित बल, ये स्टार्टिंग में आपको कम बल लगाना पड़ रहा है, फिर जब और ज़्यादा खींचनी है आपको इस स्टेज से भी तो ज़्यादा बल लगाना है, परिवर्तित बल है। पहले कम लगाना पड़ रहा है फिर ज़्यादा, एक निरंतर बल नहीं लगा सकते, इसलिए आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। विद्युत वाहक बल का परिमाण जो है किससे संबंधित है, तो किसके बराबर होता है परिवर्तन की दर के समय के, तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसका आंसर आएगा, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। परावर्तित प्रिज्म का उपयोग नहीं है किसके लिए, विचलन और बहुत सारी चीज़ें होती है, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब एक पहले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार दो निकायों के बीच बल, गुरुत्वाकर्षण दिया है और बल दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का अपन फॉर्मूला लिख देते हैं जो अपन ने पहले लिखा था। क्या था, F = G m1m2/r²। ये फॉर्मूला अपन ने जब वो विमी सूत्र निकाला था तब भी ये लिखा था, तो उसी के तो उनके द्रव्यमान, अब ऑप्शन देख लेंगे, द्रव्यमानों के गुणनफल से सीधे अनुपाती, ये द्रव्यमान ऊपर ही है ना, सीधे समानुपाती है। F = m1m2 सीधे समानुपाती। अगर यहाँ ऑप्शन में ये नहीं होता और इसकी जगह पूछा जाता है कि उनके बीच की दूरी के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है या बराबर होते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधा मिल रहा है ऊपर बराबर, ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यानी ऐसा है कि दोनों का द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, यहाँ दूरी कम होगी तो बल बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगी उल्टा है, यहाँ ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यहाँ r बढ़ेगा तो ये कम होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधा समानुपाती है, अनुपात में है, और ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये फार्मूला याद, क्वेश्चन सॉल्व। सदिश और अदिश वाले चैप्टर से फिर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 23। सदिश और अदिश वाला बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर होता है और फार्मूले अगर याद है तो आप बिल्कुल विमी सूत्र और सब बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्रांतिक कोण। अगला क्वेश्चन है विकृति का है, प्रतिबल विकृति, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल FC लिखते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल क्या बराबर होता है, mv²/r होता है। m द्रव्यमान हो गया, वेग v हो गया वेग, और r हो गया दूरी। तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, 1/r है। अब ऑप्शन देख लेना, अपने को सिर्फ r पूछ रहा है, ठीक है, अपन 1/r रख लो और दो त्रिज्या r1 और r2, तो F1/F2 लिख दो, ठीक है। 1/r है तो नीचे क्या आएगा, इसके उलट में आएगा ना 1/r1, और F2 का ऊपर जाएगा तो r2, तो F1 अनुपात F2 कितना आएगा, R2/R1। आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। तो फार्मूला याद, क्वेश्चन सोल्व। अगले क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये पूछा है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो स्पीड होती है c, उसका है सूत्र लिखा है स्पीड, स्पीड ऑफ विद्युत चुंबकीय तरंग।
वो फॉर्मूला लिखा है। तो अब इसमें ऑप्शन अभी दिख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन इसमें या तो ये दिया होगा ऑप्शन या फिर ये दिया होगा, इन दोनों में से। इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू को, और एप्सिलॉन को कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। तो ये दोनों ऑप्शन इनमें होंगे जो कि अभी सीन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो देख सकते हैं और जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन भी फार्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 28। बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, उससे क्या प्राप्त किया जाता है? तो एम्पियर की सर्किट लॉ से वो जो है प्राप्त किया जाता है, ये उसका आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का है, कंडक्टर में जो है विद्युत वाहक बल। तो चुंबकीय क्षेत्र ये बी दिया है, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आपका, और वी विद्युत वाहक बल। जो फॉर्मूला जैसे ही देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस हिसाब से आप कर पाएंगे। तो ये आज का फिजिक्स का क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है 2021 का। थैंक यू सो मच।